मुंबई की ये शाम हमेशा की तरह भागती दौड़ती दिख रही थी। लोकल ट्रेनें खचाखच भरी हुई थी। कोई खिड़की से बाहर झांकते हुए अपने ख्यालों में गुम था। कोई मोबाइल पर घर वालों को मैसेज कर रहा था कि बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूं। कोई पिता सोच रहा था कि बच्ची को बर्थडे गिफ्ट दूंगा और उसका रिएक्शन कैसा होगा। और कोई थकान से चूर स्टेशन गिरते हुए घर पहुंचने का इंतजार कर रहा था। लेकिन उस भीड़ को क्या पता था कि ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर होने वाला है। तारीख थी 11 जुलाई 2006। समय था 6:24। ट्रेन में एक तेज धमाका होता है। खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए। धुएं के साथ मांस के लोथड़े हवा में उड़ गए। बोगियों में फंसे लोग चीख रहे थे। जलती हुई ट्रेनें मौत के जाल में बदल चुकी थी। और ये सिर्फ एक ट्रेन में नहीं हुआ। शाम 6:24 से लेकर 6:35 तक महज 11 मिनट में मुंबई की रगों में दौड़ती 7 लोकल ट्रेनों के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में 7 धमाके हुए। पहला धमाका माटुंगा रोड के पास हुआ, फिर माहिम जंक्शन, बांद्रा, खार रोड, जोगेश्वरी, भयंदर और आखिर में बोरीवली के पास। इन बमों को बहुत चालाकी से लोकल ट्रेनों के भीड़ भरे डब्बों में लगाया गया था। धमाकों से समय जैसे थम गया, खामोशी छा गई। धमाके इतने तेज थे कि कई शरीर तो इतनी बुरी तरह जले या कटे थे कि उनकी पहचान करना भी मुश्किल हो गया। दोस्तों, सिर्फ 11 मिनट, 7 धमाके, 189 लाशें, 800 जिंदगियां जख्मी। लेकिन मुंबई हारा नहीं था। इस अमानवीय ब्लास्ट में अपनों को खोने के गम से आंखें पथरा तो गई थीं, लेकिन पथराई हुई आंखों में भी एक उम्मीद थी। उम्मीद कि इन वहशी गुनहगारों को सजा तो जरूर मिलेगी। उम्मीद थी न्याय की। पर 19 साल बाद हुआ क्या? बॉम्बे हाईकोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया। 19 साल का इंतजार मिट्टी में मिल गया। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमारे सिस्टम से कुछ कड़वे सवाल पूछती है। 19 साल तक केस चला, लेकिन आखिर में आरोपियों का दोष साबित क्यों नहीं हुआ? किसकी गलती है? क्या हमारी जांच एजेंसियां नाकाम रहीं या राजनीति ने केस को मोड़ दिया? एक बड़ा सवाल है कि क्या वाकई ये वही लोग नहीं थे जिन्होंने मासूमों की जान ली? अगर नहीं तो असली गुनहगार कहां है, कौन है? उनको सजा कैसे मिलेगी? कितनी बार हम सबूतों की कमी के नाम पर आतंकियों को छूटते देखेंगे? दोस्तों, आज बात करेंगे मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट की और समझेंगे कि किससे और कहां चूक हो गई। समझेंगे न्याय मिला या न्याय का तमाशा बन गया। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द फोर्थ डायमेंशन। मेरा नाम है अमृत। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा बैच 2026, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ घंटों की लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी PRP और MRP डिसिप्लिन के साथ फोकस भी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, IGP, अंतिम दौर तक स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगा पूरा फीस वापस। टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी IQ के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर अब भी कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या मुझे सीधा मेल करें amrit@studiiq.com पर। यूपीएससी 2026, आपकी प्रतिज्ञा, हमारा मार्गदर्शन। 11 जुलाई 2006 शाम के 6:24 से 6:35 तक महज 11 मिनटों में मुंबई की 7 लोकल ट्रेनों में 7 बम धमाके हुए। खार, बांद्रा, जोगेश्वरी, माहिम, माटुंगा, बोरीवली और मीरा भयंदर, इन 7 स्टेशनों के पास ब्लास्ट हुए थे। इन धमाकों में 189 लोग मारे गए और 800 से ज्यादा घायल हुए। फिर धमाकों के ठीक 36 घंटे के बाद मुंबई पुलिस ने पूरे महाराष्ट्र में छापेमारी शुरू की। करीब 350 लोगों को हिरासत में लिया, लेकिन शुरुआत में कोई बड़ा नाम सामने नहीं आया। तारीख आई 14 जुलाई 2006। एक ईमेल से सनसनी मच गई। एक नए नाम लश्कर-ए-कहर ने एक इंडियन टीवी चैनल को ईमेल भेजकर ब्लास्ट की जिम्मेदारी ले ली। उन्होंने दावा किया कि हमने हमले किए हैं, 16 लोग शामिल थे और सब सुरक्षित हैं। ईमेल में यह भी लिखा कि यह हमला गुजरात और कश्मीर की घटनाओं का बदला है। और फिर धमकी भी आई
धमकी थी मुंबई एयरपोर्ट, गेटवे ऑफ इंडिया, दिल्ली का लाल किला और आगरा का ताजमहल अगली लिस्ट में हैं। इस एक ईमेल ने पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों को हिला दिया। तारीख आई 17 जुलाई। मुंबई फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट में सामने आया कि धमाकों में आरडीएक्स और अमोनियम नाइट्रेट का घातक मिक्सचर इस्तेमाल हुआ था। रिपोर्ट्स लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी और आयन स्कैन जैसी हाईटेक तकनीकों से बनी थी। शक था कि बम चर्च गेट से चढ़ाए गए, क्योंकि सभी ट्रेनें वहीं से शुरू होती थी। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने इस हमले के लिए पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड इस्लामी आतंकवादियों को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि इस्लामाबाद ने इस आरोप का खंडन किया। फिर 18 से 21 जुलाई तक गिरफ्तारियों की बाढ़ सी आ गई। 18 जुलाई से मुंबई पुलिस ने देश भर में छापेमारी की। 21 जुलाई को पहली बार 3 संदिग्धों को अरेस्ट किया गया, 2 बिहार से, 1 मुंबई से। पुलिस का दावा था कि ये लोग सिमी यानी स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया से जुड़े हैं। इस बीच एक और नाम सुर्खियों में आया, अब्दुल करीम टुंडा, लश्कर तैयबा का वांटेड आतंकी। मीडिया में खबर उड़ी कि टुंडा केन्या में पकड़ा गया, लेकिन यह खबर झूठी निकली। दरअसल असली टुंडा 2013 में नेपाल बॉर्डर से पकड़ा गया था। बहरहाल 2006 के अंत में बड़ा ट्विस्ट भी आया। साल के आखिर में 7 मुख्य आरोपियों ने अपने बयान से पलटी मार दी। उन्होंने कोर्ट में कहा कि हमसे खाली कागजों पर साइन करवाए गए, हमारे झूठे कबूलनामे तैयार किए गए। ये वो मोड़ था जहां से पुलिस की जांच पर सवाल उठने लगे। इसके बाद कुछ एनकाउंटर्स भी हुए। धमाकों के कुछ हफ्तों के बाद एंटॉप हिल में एक रात पुलिस ने एनकाउंटर किया। 2 पाकिस्तानी आतंकियों अबू उसामा और मोहम्मद अली को मार गिराया गया। कहा गया कि ये ब्लास्ट की साजिश के अहम किरदार थे। 2008 के दिल्ली ब्लास्ट और बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद जांच फिर गर्म हुई। इंडियन मुजाहिदीन यानी आईएम का नाम सामने आया। सादिक शेख नाम के आतंकी को पकड़ा गया, जिसने कहा मुंबई ब्लास्ट हमारी साजिश थी। 27 फरवरी 2009 को सादिक ने एक टीवी इंटरव्यू में पूरा प्लान बताया कि कैसे मुंबई के एक फ्लैट में बम बनाए गए, कैसे लोकल ट्रेनों के टाइम टेबल और फर्स्ट क्लास पास जुटाए गए और कैसे बैग, प्रेशर कुकर लोकल मार्केट से खरीदे गए। और सबसे चौंकाने वाली बात, सादिक ने माना कि उसने जानबूझकर जांच को गुमराह करने के लिए झूठे सुराग छोड़े ताकि शक अलकायदा पर चला जाए। लेकिन फिर कोर्ट में पलट गया बयान। 6 अप्रैल 2013 को कोर्ट ने सादिक को होस्टाइल विटनेस घोषित कर दिया, क्योंकि उसने अपने बयान बदल दिए। दोस्तों, इस पूरे ऑपरेशन के पीछे जो नाम सबसे ज्यादा सामने आया वो था आजम चीमा, लश्कर तैयबा का टॉप ऑपरेटिव। मार्च 2006 में उसने इस प्लान की रूपरेखा बनाई थी और पाकिस्तान से बमर्स को नेपाल बॉर्डर के जरिए भारत में भेजा था। बताया जाता है कि उसकी सीधी पहुंच आईएसआई के पूर्व चीफ हामिद गुल तक थी। यहां तक कि 2010 में उसे अमेरिका ने ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया था, लेकिन फरवरी 2024 में उसकी मौत हार्ट अटैक से बताई गई। बहरहाल इस केस में पहली बार 2015 में निचली अदालत का फैसला आया। सितंबर 2015 में मकोका की विशेष अदालत ने 12 आरोपियों को दोषी ठहराया। इनमें से 5 को फांसी की सजा मिली। फैसल शेख, आसिफ खान, कमाल अंसारी, एहतेशाम सिद्दीकी और नावेद खान। बाकी 7 को उम्र कैद दी गई। आरोप लगा कि इनमें से किसी ने बम बनाए, किसी ने घर दिया, किसी ने सर्किट डिजाइन किया और कुछ ने लॉजिस्टिक सपोर्ट। समय बीतता गया, साल आया 2021। 2021 में निचली कोर्ट द्वारा दोषी करार दिया गया कमाल अंसारी की कोविड से जेल में मौत हो गई। और फिर आया साल 2024, जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पूरे केस को पलट कर रख दिया। कोर्ट ने कहा सरकार के पास कोई ठोस सबूत नहीं था, जांच प्रक्रिया में गंभीर खामियां थीं। और 21 जुलाई 2025 को आया ऐसा फैसला जिससे पूरा देश दंग रह गया। 21 जुलाई 2025 यानी धमाकों के 19 साल बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया कि पूरा देश दंग रह गया। कोर्ट ने इस मामले में दोषी ठहराए गए सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट का कहना है कि सरकारी वकील यानी प्रोसिक्यूशन आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत पेश करने में नाकाम रहे हैं। हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि यह मानना मुश्किल है कि इन लोगों ने अपराध किया है, इसलिए न्याय हित में इन्हें दोष मुक्त करार दिया जाता है। कोर्ट के निर्देश के मुताबिक अगर ये आरोपी किसी अन्य केस में वांटेड नहीं है तो उन्हें तुरंत जेल से रिहा किया जाए। इस फैसले के कुछ घंटे बाद ही नागपुर सेंट्रल जेल से 2 आरोपियों को रिहा कर दिया गया, जिनमें एक का नाम है एहतेशाम सिद्दीकी। गौरतलब है कि 2015 में एक विशेष अदालत ने एहतेशाम को इस मामले में फांसी की सजा दी थी। दूसरा रिहा हुआ आरोपी है मोहम्मद अली, जिसे आजीवन कारावास की सजा मिली थी। हालांकि तीसरा आरोपी नवेद खान अभी भी नागपुर के जेल में बंद है, क्योंकि वह हत्या के प्रयास से जुड़े एक अन्य मामले में विचाराधीन कैदी है। इस एक फैसले ने 19 साल की पूरी जांच, पुलिस की मेहनत
और कोर्ट की सारी सुनवाई पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। आखिर सबूतों की कमी और जांच में भारी गड़बड़ी हुई कैसे? 11 जुलाई की उस शाम 7 धमाकों ने मुंबई को हिला दिया था। 189 लोग मौत के मुंह में चले गए, सैकड़ों जख्मी हुए। पुलिस ने बड़े बड़े दावे किए। पुलिस को आरडीएक्स, प्रेशर कुकर, सर्किट बोर्ड सब मिल गया। सुनने में लगता है बस अब तो गुनहगार सलाखों के पीछे जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन सभी आरोपी बरी हो गए। आखिर चूक कहां हुई? इस केस की सबसे पहली और बड़ी कमजोरी यही थी कि पुलिस ये तक नहीं बता पाई कि धमाकों में आखिर कैसा बम इस्तेमाल हुआ था। आरडीएक्स, डेटोनेटर, कुकर, सर्किट बोर्ड, सोल्डरिंग गन और कुछ नक्शे जरूर बरामद किए गए थे, लेकिन अदालत को चाहिए था पुख्ता लिंक, और जांच एजेंसियां एक कड़ी भी नहीं जोड़ पाई। यानी पुलिस ये नहीं बता पाई कि इन चीजों का धमाकों से कोई सीधा लेना देना है। ऊपर से जो सामान जब्त किया गया था उसे ढंग से सील भी नहीं किया गया था। आला दर्जे की लापरवाही। कानून साफ कहता है गुनाह चाहे जितना भी बड़ा हो, सबूत तभी काम आएंगे जब उन्हें सही तरीके से इकट्ठा किया गया हो। अदालत ने कहा प्रक्रिया गलत है तो सबूत भी शक के दायरे में आएंगे, यानी सबूत की कड़ी वहीं से टूट गई। दूसरी बड़ी चूक हुई पहचान परेड में। लापरवाही की हद देखिए। जिस पुलिस अफसर ने आरोपियों की पहचान करवाई उसे ऐसा करने का अधिकार ही नहीं था। इस वजह से गवाह की पहचान भी मान्य नहीं बची, और जो लोग आरोपियों के स्केच बनाने में मदद कर रहे थे उन्हें पहचान परेड में बुलाया ही नहीं गया। ऐसे में कोर्ट को लगा कि यह जांच का पूरा सिलसिला गलत तरीके से किया गया। फिर आए गवाह और यहां मामला पूरी तरह बिखर गया। एक खास गवाह था, एक टैक्सी ड्राइवर। वह हमले वाले दिन चर्च गेट स्टेशन गया था। गवाह बहुत अहम था। अच्छा, एक बात लॉजिक से बताइए, आप किसी रैंडम व्यक्ति को अगर देखे हों तो उसे कब तक याद रख पाएंगे? 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन? लेकिन टैक्सी ड्राइवर का बयान करीब 100 दिन बाद लिया गया। यहां कई सवाल कोर्ट में उठे। इतना वक्त गुजरने के बाद भी वह टैक्सी ड्राइवर किसी का चेहरा पहचान सके, इसकी पुलिस के द्वारा कोई ठोस वजह नहीं दी गई। जो आदमी 100 दिन तक चुप रहा उस पर कैसे भरोसा करे? लिहाजा कोर्ट को टैक्सी ड्राइवर की बात पर भी भरोसा नहीं हुआ और गवाही भी काम नहीं आई। चौथी वजह यह रही कि गवाहों की बातों में खुद ही बहुत उलझन थी, विरोधाभास था, कॉन्ट्रडिक्शन था। एक गवाह पहले बोला कि उसने आरोपी को बम बनाते देखा, फिर खुद कहने लगा कि वह तो उसके घर में घुसा ही नहीं था। तो कैसे वह 100% श्योर हो सकता था कि उसने जो देखा वो सही था? और पुलिस को उसने ये बात कब और क्यों बताई, ये बात भी कोर्ट में साफ नहीं हुई। बाकी गवाहों ने भी 3-3 महीने बाद बयान दिए, जिससे कोर्ट को शक हुआ कि कहीं यह सब सिखाया पढ़ाया तो नहीं गया। केस धीरे धीरे रेत की तरफ फिसलता गया और अब आती है सबसे बड़ी चूक, और यह थी कबूलनामे की कहानी। मुंबई ट्रेन धमाकों के केस में जो सबसे चौंकाने वाला मोड़ आया वो तब जब उड़ीसा हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर ने खुद आरोपियों की तरफ से कोर्ट में पैरवी की। 2023 में रिटायर होने के बाद जब उन्होंने इस बेहद संवेदनशील और बहुचर्चित मामले की वकालत संभाली तो सबकी नजरें टिक गई। मुरलीधर इससे पहले दिल्ली, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में भी जज रह चुके हैं और उनकी गिनती देश के बेहतरीन न्यायाधीशों में होती रही है। कोर्ट में उन्होंने बेहद ठोस और तकनीकी आधार पर पुलिस की पूरी जांच को कटघरे में खड़ा कर दिया। उनका सबसे अहम तर्क था कि जिन बयानों के दम पर आरोपियों को दोषी ठहराने की कोशिश की गई वो सभी लगभग हूबहू एक जैसे हैं। शब्दों की बनावट, वाक्य की लंबाई, जवाबों का तरीका, सब कुछ इतना मेल खा रहा था कि यह साफ लग रहा था जैसे किसी ने इन बयानों को पहले से तैयार करके लिखवाया हो। मुरलीधर ने कोर्ट में सीधा कहा कि शायद पुलिस उपायुक्त इन बयानों से संतुष्ट हो जाएं, लेकिन अदालत को नहीं होना चाहिए, क्योंकि न्याय सिर्फ जवाबों की मिलती जुलती लकीरों से नहीं बल्कि उनके पीछे की सच्चाई से तय होता है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर हर आरोपी एक ही भाषा, एक ही अंदाज और एक जैसे शब्दों में जवाब दे रहा है तो इसका मतलब साफ है, या तो उन्हें पढ़ाया गया या दबाव में लाया गया। इस दलील ने केस की नींव को ही हिला दिया। अदालत ने सवाल किया, क्या यह बयान दबाव में लिया गया था? आरोपियों ने कहा हां। देखिए, कानून कहता है अगर कबूलनामा डर या धमकी में लिया गया हो तो उसकी कोई अहमियत नहीं, और शायद यही वजह थी कि हाईकोर्ट ने आरोपियों के बयानों को विश्वसनीय सबूत मानने से साफ इनकार कर दिया। नतीजा, कबूलनामे भी खारिज हो गए। रही सही कसर एक और लापरवाही ने पूरी कर दी। इस केस में बयान दर्ज करने से पहले जो कानूनी प्रक्रिया होती है वो भी सही से नहीं अपनाई गई। कुल मिलाकर सरकारी एजेंसी एक भी ऐसा सीधा और मजबूत सबूत नहीं दिखा पाई जिससे साफ हो जाता कि इन लोगों ने ही हमला किया था। जांच की गलतियां, कानूनी प्रक्रिया में चूक, गवाहों के उलझे हुए बयान और अविश्वसनीय कबूलनामे, इन सब ने केस की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी।
189 जिंदगियां हमेशा के लिए खामोश तो हो गईं, लेकिन कानून सबूतों से चलता है, भावनाओं से नहीं। कोर्ट ने कहा अगर सबूत नहीं है तो किसी को शक के आधार पर दोषी नहीं ठहरा सकते, और इसीलिए 12 साल से भी ज्यादा जेल में बंद इन लोगों को बरी कर दिया गया। 19 साल 12 आरोपी और 189 जाने। इस हाईकोर्ट के फैसले ने न केवल 12 आरोपियों के भाग्य को पलटा, बल्कि पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी। विस्फोटों के तुरंत बाद गिरफ्तार किए गए आरोपी तब से जेल में थे। क्या इतने सालों तक जेल में बंद रहने के बाद यह इंसाफ है या फिर इंसाफ की बहुत बड़ी देरी? फैसला जैसे ही बाहर आया, देश दो हिस्सों में बंटता दिखा। एक वो जो इसे न्याय की जीत मानते हैं और दूसरा वो जो इसे न्याय की शर्मनाक हार कहकर खारिज कर देते हैं। इस फैसले से जरूर एक सन्नाटा सा पसर गया, लेकिन इस सन्नाटे में सबसे जोर से गूंजा एक सवाल, इन 19 सालों का हिसाब कौन देगा? क्या पुलिस देगी? क्या सरकारी वकील या खुद अदालतें? या फिर यह पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो सालों तक खुद यह तय नहीं कर सका कि एक आदमी दोषी है या निर्दोष? यह कोई छोटी बात नहीं है। 19 साल यानी एक पूरी जवानी, एक पूरा जीवन सलाखों के पीछे इंतजार में घुलता रहा। किसी का बुढ़ापा छिन गया, किसी की मां दुनिया छोड़ गई, किसी के बच्चे उन्हें कभी पहचान भी नहीं पाए। हमारे जुडिशियल सिस्टम की खामियां देखी। एक डिफेंस वकील ने बताया कि एटीएस ने जो चार्जशीट दाखिल की थी वो 20,000 पन्नों की थी। 20,000 पन्ने। अगर आप एक दिन में 100 पन्ने पढ़ते हैं तो 20,000 पन्ने पढ़ने में पूरे 200 दिन लग जाएंगे, वो भी लगातार, बिना एक भी दिन की छुट्टी लिए। यानी 6 महीने से भी ज्यादा का वक्त सिर्फ एक दस्तावेज को समझने में लगेगा। लेकिन क्या वाकई इतने पन्ने जरूरी थे, या ये सिर्फ उस स्कूली छात्र की तरह था जो उत्तर सही देने के बजाय सिर्फ पन्ने भरता चला जाता है? ये सोचकर कि शायद वॉल्यूम से टीचर प्रभावित हो जाए। 9 साल स्पेशल कोर्ट को लगे, 10 साल हाई कोर्ट को, और इन सब के बीच जिन 12 लोगों को हर दिन बस इंतजार करना था, उनके लिए यह सफर किसी सजा से कम नहीं था। उनमें से कुछ को फांसी मिली थी, कुछ को उम्र कैद। लेकिन अब जब कोर्ट कह रहा है कि वे दोषी ही नहीं हैं, तो सवाल और भी भारी हो जाता है। तो फिर ये 19 साल क्या थे? एक गलती, एक लापरवाही? अगर आजादी मिल भी जाए तो क्या उस वक्त की भरपाई करना मुमकिन है? क्या कोई लौटा कर दे सकता है वो वक्त जो उन्होंने 4 दीवारों में गिन गिन कर काटा? क्या कोई मां अपने उस बेटे को फिर से देख पाएगी जो बेगुनाही की सफाई में आधी उम्र गंवा चुका? फैसले का दिन उन लोगों के लिए जो पिछले 19 सालों से जेल की सलाखों के पीछे थे, शायद ये दिन उनके जिंदगी की सबसे बड़ी सुबह थी। इनके लिए यह फैसला इंसाफ है, आजादी है, और वो आवाज है जो सालों से सुनी नहीं गई। उनके वकीलों, खासकर जस्टिस मुरलीधर जैसे लोग, इस फैसले को सिस्टम की कमियों को उजागर करने वाली ऐतिहासिक जीत मानते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हैं वो परिवार जिन्होंने उस काली शाम को अपने बेटे, पिता, पत्नी या बच्चे को हमेशा के लिए खो दिया। उनके लिए यह फैसला 19 साल के इंतजार की तौहीन है। 189 लोग मारे गए, 800 से ज्यादा लोग घायल हुए, लेकिन कोई दोषी नहीं मिला। ऐसा कैसे हो सकता है? इतने सालों की जांच, अदालतें, गवाहियां, क्या ये सब सिर्फ एक खाली कागज था? कई लोग ये भी पूछ रहे हैं, अगर ये 12 लोग निर्दोष थे तो फिर असली गुनहगार कौन है? क्या वो अब भी हमारे बीच आजाद घूम रहा है? क्या जांच एजेंसियों ने असली सुराग कभी ढूंढे ही नहीं, या जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया? क्या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बदलाव होने चाहिए? दोस्तों, सुधार अब जरूरी है, और तुरंत जरूरी है, क्योंकि अब सवाल बहुत ज्यादा हैं और जवाब बहुत कम। 19 साल बाद जब एक फैसला आता है तो वो फैसला नहीं होता, वो खुद में एक सजा होता है। जिस मुलजिम ने 19 साल इंतजार किया, वो चाहे बेकसूर हो या दोषी, उसकी जिंदगी तो वहीं दम तोड़ चुकी होती है। आप कमेंट करके बताइए कि आपको हाई कोर्ट का फैसला कैसा लगा, क्या राय है आपकी? आप किसे दोषी मानते हैं? क्या न्याय मिला? आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा बैच 2026, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ घंटों की लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी PRP और MRP डिसिप्लिन के साथ फोकस भी।
इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम आईजीपी अंतिम दौर तक स्टडी आईक्यू आपके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगा पूरा फीस वापस। टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी आईक्यू के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर अब भी कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या मुझे सीधा मेल करें amrit@studyiq.com पर। यूपीएससी 2026, आपकी प्रतिज्ञा, हमारा मार्गदर्शन। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।